जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024-25 देखने वाले हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आपके फाइनल एग्ज़ाम, जो कि आपका 6 से 8 मार्च को आयोजन किया जाएगा। मॉडल क्वेश्चन पेपर इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि सभी सवाल यहीं से लगभग पूछे जाते हैं। अगर आप 5 मॉडल सेट को कंप्लीट करके जाओगे तो यकीन जानिए कि 40 में से लगभग 30 सवाल आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर से ही आएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है सिर्फ वही लोग ज्वाइन करेंगे, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला सवाल हिंदी कोर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले जो एक पैसेज दिया जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 4 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। ठीक है, और कभी कभी होता क्या है, जो पैसेज टाइप के, चाहे कविता से पैसेज हो या फिर स्टोरी से हो, तो ये कभी कभी सेम टू सेम छपते हैं एग्जाम में। तो इसको जरा सा भी आप लोग इग्नोर मत किया कीजिए, अच्छे से पढ़ा कीजिए। तेरे मेरे बीच कहीं है एक घृणामय भाईचारा, संबंधों के महासागर में तू भी हारा मैं भी हारा, बंटवारे ने भीतर भीतर ऐसी ऐसी डाह जगाई, जैसे सरसों के खेतों में सत्यानाशी उग आई। ठीक है, उसके बाद है आपका तेरे मेरे बीच कहीं है टूट अनटूटा पतियारा, संबंधों के महासागर में तू भी हारा मैं भी हारा। ठीक है, इस कविता का संबंध किस बात से किया गया है? पारिवारिक संबंध से, राजकीय संबंध से, राजनीतिक संबंध से, या फिर सांस्कृतिक संबंध से? यहाँ पर आपको इसका आंसर करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पारिवारिक संबंध में। आप लोगों को दिखा रहा है कि एक परिवार में जो है लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, उसके कारण जो है रिश्ते टूट रहे हैं, इस पर ये चर्चा किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला है सबसे उपयुक्त शीर्षक। अब ये जो कविता का एक टुकड़ा है जो दिया गया है, इसका एक टाइटल आपको चुनना है कि इसका टाइटल हो क्या सकता है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। अगर आप इसके ऑप्शंस में देखेंगे, ठीक है, तो महासमर है, भाईचारा है, बंटवारा है, सत्यानाशी है। तो जिस चीज़ पर इसको जोर दिया गया, तो आप लोग देखोगे इस कविता में एक जोर इस बात पर दिया गया कि बंटवारा होने से ही जो है क्या हुआ है, भेदभाव हुआ है। तो बंटवारा आप दे सकते हो इसका टाइटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को अगर हम देखें तो यहाँ पे बोला यहाँ सत्यानाशी से क्या तात्पर्य है? ईर्ष्या, प्रेम, नफरत या फिर पौधा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ईर्ष्या, है ना, नफरत। ईर्ष्या यानी कि जलन, है ना, वही होता है। आइए अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि कह रहा है आपके कि भीतर भीतर में कौन सा अलंकार है? भीतर भीतर में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसके बाद जो यहाँ पर एक प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। अब यहाँ पे पढ़ना है आपको, साहित्य जीवन को देखने की एक दृष्टि है जिस परम तत्व को एक योगी अपने यौगिक क्रियाओं से तथा दार्शनिक अपने चिंतन से प्राप्त करता है। साहित्यकार अपनी साहित्य की गहन साधना के द्वारा उस तत्व को प्राप्त कर लेता है। यही नहीं, साहित्य का अध्येता भी उसके साहित्य को भली प्रकार पढ़कर उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। इस तरह साहित्य ही मनुष्यता का निर्माण भी करता है। आइए अब यहाँ पे देखिए गद्यांश के अनुसार साहित्य क्या है? तो गद्यांश के अनुसार जो साहित्य होगा वो गहन साधना का एक जरिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? मतलब आपका जो ये पैसेज दिया, इस पैसेज का सबसे बढ़िया टाइटल आप क्या दे सकते हैं? तो साहित्य के बारे में तो आप साहित्य दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, बोल रहा है आपसे कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि कौन सा कथन जो है वो गलत है, यानी इस गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन गलत है? तो देखिए साहित्य मनुष्यता का निर्माण और विनाश करता है, ऐसा तो विनाश वाला वर्ड तो इस्तेमाल नहीं हुआ इसमें, तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि साहित्य का अध्येता से क्या तात्पर्य है? तो साहित्य के अध्येता से तात्पर्य है पाठक से, किसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो जनसंचार के लिए अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसको याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है? कौन औपचारिक पत्र नहीं है? तो भाई को जो पत्र आप लिखते हो ना, ये औपचारिक यानी कि ऑफिशियल नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द का प्रयोग होता है? तो फीचर के लिए हिंदी में जो प्रयोग होता है वो रूपक का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा रिपोर्ट। रिपोर्ट को ही क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिवेदन बोलते हैं ना, यहाँ है। रिपोर्ट को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिवेदन बोलते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो संपादकीय जो लिखा जाता है वो संपादक के द्वारा लिखा जाता है। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो जनसंचार के माध्यमों का जो प्रमुख कार्य होता है, लोगों का मार्गदर्शन करना, मनोरंजन करना, सूचना देना, शिक्षित करना और ये सभी। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है आपसे कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट। नेक्स्ट है आपका, कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है? तो ये जो संचार है समूह संचार है। कैसा संचार है? समूह संचार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? अब ये जो पत्रकारिता होता है इसका मूल तत्व आपको बताना है। तो ये होता है आपका जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि संपादक के नाम पर याद रखिएगा, संपादक के नाम पर, ठीक है, संपादक के नाम पर नहीं है, पत्र है। स्तंभ प्रायः समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है? ठीक है, संपादक के नाम पत्र जो आप लिखोगे, स्तंभ प्रायः समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होगा, ये आपको बतानी है। तो ये संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 और 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। यानी प्रश्न संख्या 19 से लेकर के 22 तक का सही उत्तर का आपको चयन करना है। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है? अब ये जो कविता का टुकड़ा लिया है ये इसके रचनाकार कौन है? तो इसका हो जाएगा निर्मला पुतुल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर सवाल पे आए तो अगला सवाल है हमारा कि यहाँ रचनाकार का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? तो जीवन के प्रति जो इसका दृष्टिकोण है वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेगेटिव तो होगा नहीं भाई, क्योंकि लेखक कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि यहाँ क्या बचाने की बात की गई है? तो यहाँ पर जो बचाने की बात की गई है वो की गई है संस्कृति को, यानी कि अपनी संस्कृति को बचाने की बात की गई है। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों में है दुत्कार, चित्कार, आह्वान या फिर रुदन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आह्वान, यानी कि वो आह्वान कर रहा है ना, रिक्वेस्ट कर रहा है, गुजारिश कर रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि जैसी बाढ़ी काष्ठ ही काटे अगिनी ना काटे कोई, पंक्ति में अगिनी किसका प्रतीक है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आत्मा का प्रतीक है। मीरा ने अपने प्रेम बोली से कैसे फल की प्राप्ति की कामना व्यक्त की है? तो कैसे फल की कामना की व्यक्त की है? तो आनंद फल की कामना का व्यक्त की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि माँ की जिसकी स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो अलंकार हो जाएगा वो रूपक का अलंकार है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हित, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती शीर्षक का विशेषण क्या है आपको बताना है, इसकी विशेषता क्या है? तो देखिए काले काले जो होता है, जो रंग होता है या उसके बारे में हम लोग कुछ बताते हैं तो वो उसका क्या होता है? विशेषण कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि सपनों का मर जाना किस क्रिया का प्रयोग है? सपनों का मर जाना किस क्रिया का प्रयोग है? तो लाक्षणिक क्रिया का प्रयोग है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद प्रश्न संख्या 28 से 31 तक का सही विकल्प का चयन करना है।
तो गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। जैसा लीला बेन और काती भाई और हजारों हजारों माँ बाप। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वो है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है, जैसे तुम। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? अब ये जो पंक्ति है इसका लेखक का नाम आपको बतानी है। तो इसका जो लेखक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शंस नंबर ए, मन्नू भंडारी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ वक्ता कौन है? तो यहाँ पे जो वक्ता है वो रजनी है। इस गद्यांश के केंद्र में कौन सी समस्या है? इस गद्यांश के केंद्र में जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो कौन सी है आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा। इनमें से कौन सी विशेषता वक्ता के चरित्र की है? तो कौन सी विशेषता है वो? तो हो जाएगा आपका समाज सेवी है, स्पष्टवादी है, संघर्षशील है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, नमक का दरोगा कहानी में है। नमक का जो दरोगा कहानी में है, धन के ऊपर धर्म की जीत, धर्म के ऊपर धन की जीत। तो ये ही होगा, धन के ऊपर धर्म की जीत, है ना। यानी कि धर्म जीत गया, धन हार गई। अगले सवाल पे आते हैं कि मियाँ नसीरुद्दीन किस विद्या की रचना है। तो मियाँ नसीरुद्दीन जो है वो कैसी है आपको बताना है। जीवनी है, कहानी है, शब्द चित्र है। तो मियाँ नसीरुद्दीन जो है वो है आपका शब्द चित्र है, ऑप्शन नंबर सी। पथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो इसके निर्माण में सबसे बड़ी धन का अभाव होता था, यानी कि पैसे की समस्या थी। नेक्स्ट सवाल है आपका कि विदाई संभाषण पाठ किस वायसराय के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है? तो ये हो जाएगा आपका कर्जन के शासनकाल का। लेखक का भारत माता की जय से क्या अभिप्राय है? तो लेखक का भारत माता की जय से अभिप्राय है यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों की जय। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लता मंगेशकर से पहले किस विख्यात गायिका का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नूरजहां। भारतीय चित्रपट संगीत के क्षेत्र में स्वर कोकिला के नाम से विख्यात गायिका कौन है? तो यहाँ पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, कह रहा है कि कुएं की चिनाई करने के लिए, कुएं नहीं होगा, कुएं होगा, कुएं की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो घास का उपयोग करते हैं, खीप घास का उपयोग करते हैं। कुएं की चिनाई करने के वाले को क्या कहते हैं? आप इसको जो चिनाई करता है वहाँ पे उसको हम लोग कहते हैं चेलवांजी। क्या कहा जाता है? चेलवांजी कहा जाता है। तो ये था टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर से थे। जल्द ही इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि 40 में से आपने कितना सही किया है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।